हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10th पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर। वो है नन अदर देन ग्रेविटेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ये पूरा चैप्टर किसके कारण है वो तो आपको पता है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो मेन जो इसका ये जो ग्रेविटेशन है इसका निर्माता और कोई नहीं बल्कि हमारे न्यूटन अंकल थे। ठीक है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ये बहुत फेमस बंदा है, इसकी काफ़ी स्टोरी सुने होंगे। और एक स्टोरी यहाँ पर दी है कि वो बता देता हूँ कि होता क्या है कि जो आइजैक न्यूटन है वो ऐसे जा रहा होता है, मतलब कि रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो थोड़ा थक जाते हैं। थकता है तो फिर वो वहाँ पर एक एप्पल ट्री रहता है। वो एप्पल ट्री की इधर वो सोचता है कि ज़रा विश्राम कर लो। विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। बैठा रहता है, तभी है ना अचानक ऊपर से है ना जो एप्पल ट्री का जो एप्पल रहता है वो उसके पास आकर गिर जाता है। तो उसके मन में, उसके दिमाग में एक ख्याल आने लगता है कि ये जो एप्पल है ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, डायरेक्ट वर्टिकली नीचे क्यों गिरा। ये जो न्यूटन साहिब है, मतलब क्या बोलेंगे, ठीक है, न्यूटन अंकल जो है इनके दिमाग में वो बैठ जाता है क्यों नीचे क्यों गिरा, टेढ़ा क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे बहुत सवाल आने लगते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक कंक्लूजन पर आ जाता है, उसको उसका एक आंसर मिल जाता है कि जो अर्थ है वो सारे चीज़, जैसे कि जो जो एप्पल है, इन सब को एक अट्रैक्शन उसको खींच रही है। वो अट्रैक्शन है सेंटर ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ का जो सेंटर है वो देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण सभी चीज़ें सेंटर, अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये सेंटर है, ठीक है, अभी इस सेंटर के इधर खींचे आ रही है। ठीक है, हर चीज़ जो भी आप देखोगे तो सेंटर के इधर खींचे जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो ये सेंटर के इधर खींचे चली जाएगी। ठीक है, हाँ, ठीक है, आप समझ में आ रहे होगी। ठीक है, तो ठीक है, इसके आगे का और थोड़ा सा कहानी है वो सुनो। ठीक है, ये इसने कंक्लूड किया कि सेंटर के इधर खींची जाती है, तो ये जो एप्पल है वो भी सेंटर के इधर वर्टिकली गिरते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते गया। वो रहता था एक घर में। वो उस टाइम क्या था कि एडिसन ने और बल्ब बनाया नहीं था, तो कैंडल रहते थे। कैंडल कैंडल से सारी रोशनी आती थी और वो वहाँ पर ही ना रिसर्च करता था। एक टेबल के ऊपर वो रिसर्च करता था और सारे रिसर्च पेपर के ऊपर लिखता रहता था। इतना लिखा था उस भाई साहब ने कि शायद से कम 10,000 पेजेस भर चुके रहेंगे उसने। ठीक है, इतना पेपर लिखे थे। वो जो टेबल है उसके ऊपर रखा था। लिखता रहता, थोड़ा विश्रांति लेता, बाहर घूमने जाता, ऐसे चलता रहता था। उसके पास एक बिल्ली भी थी, काली बिल्ली। ठीक है, वो हर वक्त सोती रहती, यहाँ उधर घूमती, उछलती फूलती। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, वो लिख रहा था कैंडल की रोशनी में, उसको थोड़ा सा बोर होने लग गया, तो वो टहलने बाहर बाहर जा रहा था। ठीक है, तो वो कैसे बाहर निकलता है, उसी वक्त जो बिल्ली रहती है वो उठ जाती है। वो कबर्ड के ऊपर सो रही होती है, उस टाइम उठ जाती है और वो डायरेक्ट जो टेबल है टेबल के ऊपर छलांग मारती है। छलांग मारने की वजह से क्या होता है, अभी ये टेबल है समझिए, तो इस टेबल के ऊपर कितने भी ऐसे पेपर्स थे। ठीक है, पेपर्स थे, यहाँ पर एक कैंडल था ना, तो ये छलांग मारने की वजह से ये कैंडल नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से वो जो सारे रिसर्च पेपर है वो जलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जलना शुरू कर देते हैं। तो कैसे जलने लगते, तो फिर जो न्यूटन अंकल थे उनको पता चल जाता है और डायरेक्ट भागते भागते वो रिसर्च पेपर को बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। अगर 100% में से 30% जल चुका रहता है, 70% बच चुके रहते हैं। यानी कि अगर 10,000 पेपर अगर उसने लिखे होंगे तो उसके अंदर से 300 जो 300 पेपर है वो जल गए थे। ठीक है, 700 जो 7,000 जो पेपर थे वो बच गए थे। ठीक है, तो ऐसे हुआ। तो गाइस ये आप पढ़ रहे हैं, हाँ, जो जो बचे कुचे पेपर्स थे
वही हमें हमारे बुक्स में आ रहे हैं। अगर वो भी अगर बच गए रहते, अगर वो उस बिल्ली ने अगर टेबल के ऊपर जंप ना मारी होती तो आज का जो आपका बुक है वो इतना पतला है, वो और डबल हो जाता, आपको और पढ़ना पड़ता। ऐसी थी उसकी न्यूटन अंकल की कहानी। चलिए हम वापस आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर पढ़ने वाले क्या है हम लोग, 8 चीज़ें हम पढ़ने वाले। एक तो है ग्रेविटेशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पूरा लेसन जो है ना, ये पूरा लेसन इस साल के लिए कट किया गया है, रिड्यूस किया गया है कोरोना की वजह से। ठीक है, फिर केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, एस्केप, ये सारे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, इस पार्ट 1 में हम स्टडी करेंगे, कितना रुकिए आपको दिखा देता हूँ। हम देखेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम नहीं पढ़ेंगे, ये कटे। ठीक है, ठीक है, हम इतना ही देखेंगे। ये ये भी कट है इस साल के लिए, लेकिन इसको हम पढ़ लेंगे, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम बुक जो वर्ड्स वाइज है उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए कट है, आपको तभी पता होगा, 9th स्टैंडर्ड पढ़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एज वी हैव लर्नड द phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. ठीक है, as the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically toward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in horizontal direction? ये इसने ये बताया कि ये जो ग्रेविटेशन है वो डिस्कवर किया था आइजैक न्यूटन। गाइस आपको एक सवाल आ रहा होगा ना कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फ़र्क क्या है, तो एक सिंपल का आपको एक जवाब दे देता हूँ। जो ग्रेविटी है, ठीक है, इसको ग्रेविटी कर देता हूँ, और ये जो ग्रेविटेशन है, इन दोनों के अंदर फ़र्क इतना है कि जो ग्रेविटी है उसका मतलब ये है कि जो अर्थ है, ये अर्थ हमें, जो इंसान है, जो कुछ भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग जो सब्सटेंस है, जो चीज़ है, उसको अर्थ अपने ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी से खींचेगा। ठीक है, अर्थ इज गिविंग अट्रैक्शन टुवर्ड आवर बॉडीज। ठीक है, उसे ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी, क्लियर। अभी ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन मतलब ये है कि वन बॉडी इज अट्रैक्टिंग टू अदर। ठीक है, इसको ग्रेविटेशन बोलते हैं, क्लियर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इतना हमने पार्ट देखा, इसके अंदर ये बताया कि हमारे जो फेमस साइंटिस्ट या कुछ ग्रेविटी के जो महा विश्वकर्ता, क्या कुछ भी बोले, आइजैक न्यूटन है, उनने ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किया था। डिस्कवरी कैसे हुआ कि एक दिन ऐसे ही चल रहे होते, एप्पल एप्पल उनके सर के ऊपर गिर जाता है, तो उनके मन में सवाल आता है कि वो एप्पल जो है वो वर्टिकली नीचे क्यों गिरा, वो वर्टिकल ही नीचे क्यों गिरा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा वैसा ऐसा क्यों नहीं गिरा, वो ऐसे उड़ क्यों नहीं गया। ठीक है, उड़ क्यों नहीं गया वो एप्पल, नीचे क्यों गिरा, ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में आए होंगे, इसलिए पूछा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा होगा। फिर इतना हो गया, अभी ये पढ़ेंगे। आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट the earth must be attracting the apple toward itself, and this attractive force must be direction toward the center of the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction of the position of the apple, and thus the apple falls vertically downwards. ठीक है, अब इसके अंदर ये बताएं, वो कंक्लूजन पे आ गए कि जो एप्पल है, ये एप्पल को कोई अट्रैक्शन खींच रही है। आपको मैंने अभी बताया ना, वही सेम, कि वो जो एप्पल को कोई अट्रैक्शन खींच रही है, वो अट्रैक्शन है अर्थ। अर्थ खुद एक मैग्नेट है। ठीक है, अर्थ खुद एक मैग्नेट है जो हर चीज़ खींचती रहती है, हमें भी खींचती रहती है, मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये जो अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो सारे जो चीज़ है वो अर्थ के सेंटर के इधर खींचे चली आती है।
तो यही इसके अंदर समझाएगा, ठीक है। यही कंक्लूजन भी बन गया, ठीक है। अभी फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शो ऑन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। ये जो यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है, ये वाला ये जो फिगर दिख रहा है उसके अंदर एक एप्पल ट्री दिख रहा है, आइजैक न्यूटन अंकल नीचे बेटे दिख रहा है, हमारा अर्थ दिख रहा है, और वो फॉलिंग एप्पल भी दिख रहा है। और एक गाइस कि जो ये एप्पल ट्री है ना, ये अब तक मौजूद है। कमाल की बात है, इतने साल हो गए, न्यूटन अंकल तो नहीं रहे, लेकिन ये एप्पल ट्री अब तक उनके जो मेमोरीज के रूप में मौजूद है। उसको सारे फेंसिंग का प्रोटेक्शन दिए है, अभी भी मौजूद है। और वो लेकिन एप्पल्स नहीं देता, पूरा एक सूखा सिर्फ लकड़ी बचा हुआ उसका, कोई पत्ते नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ी, ठीक। तो द फोर्स इसके ये बताया कि द फोर्स ऑन द एन एप्पल on the tree is toward the center of the earth, that is along the perpendicular from its position of the apple to the surface of the earth। ये बताइए कि जो एप्पल है उसका फोर्स जो है वो सेंटर के इधर है, जो सेंटर ऑफ द अर्थ है उधर खींचे चला रहा है। द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल। अभी जो फिगर है उसके अंदर मून का भी, ये जो मून है ये मून को भी डिस्प्ले किया गया है कि ये मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स का में चपेट में आ गए हैं, ठीक है, बोले तो फिर। तो ये अर्थ जो है वो मून को भी अट्रैक्शन कर रहा है, ये इससे पता चलता है। लेकिन ये जो अभी ये जो फिगर में ये कोई स्केल के माप लेकर किया नहीं है, वैसे बताया गया, ठीक है। न्यूटन थॉट्स दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन acts on an apples on the tree at different height from the surface of the earth, can it also act on an object at even greater height, much further away from the earth? Like an example, the moon. Can it act on even farther such as planet and the sun? तो जो न्यूटन करते हैं उनको एप्पल तक बस नहीं हुआ, वो उससे आगे जाने लगे। वो सोचने लगे कि ये क्या, ये सब जो ग्रेविटी है, जो अट्रैक्शन है, वो सिर्फ एप्पल तक फेमस सीमित है, या कि वो मून तक अट्रैक्शन है, या कि उससे भी दूर जो प्लैनेट्स है, सन है, उनको भी अट्रैक्शन करती है। ऐसे उनके मन में सवाल आने लग गए, ठीक है। तो इस सवाल के जवाब तो आपको पता है, ठीक है, बता देता मैं भी कि जो मून है, मून को भी अट्रैक्शन करती है। ओजोन लेयर तक अट्रैक्शन चलता रहता है। ओजोन लेयर के अंदर कैसे कुछ भी चीज़ आ जाती है उसके अंदर, तो सारे अट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कलेक्ट वीडियो एंड पीपीटी आप पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास आप चाहे तो, ठीक है। फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन क्या देखते हैं? We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object, ठीक है। इसके में बताया कि ना जो फोर्स होती है वो हमारा जो स्पीड है और वो डायरेक्शन है, जो हम जो अगर सामने चल रहे हैं तो उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन, ये फोर्स और मोशन कहलाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फिर भी अगर याद ना हो तो चलिए रिकॉल कर लेते हैं। तो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर अगर कोई चीज़ स्टेबल है, स्टेशनरी में है, तो वो स्टेशनरी में ही रहेगी, ठीक है। एक मिनट, मेरे पास शायद से एडिट करने का ऑप्शन है क्या? सॉरी, दूसरे वीडियो में कर लूँगा मैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये स्टेट करता है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई कुछ हिल रहा नहीं हो, वैसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो तब तक नहीं हिलेगा जब तक कोई उसको है ना फोर्स ना लगाए, जब तक उसे मूव ना करे। तो यही उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ का मैं एक वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा ये, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ कि अगर एक गन से फायर किया गया है, ठीक है, गन से फायर किया गया है, तो उसके दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेंगे। आप अगर गन से शूट किया तो आपके जो गन है उसके उल्टे में भी पड़ेगा, और आगे से गोली निकलेगा उधर से भी पड़ेगा, दोनों इधर रिएक्शन है, ठीक है। अगर रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट के नीचे से भी अगर फोर्स लगेगा और ऊपर भी जाएगा तो वो भी फोर्स है, तो डबल रिएक्शन। तो इसे न्यूटन थर्ड लॉ, ऐसे 3 लॉ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे आते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट।
ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, ठीक है, साइंटिस्ट ही थे ये। इनका जन्म हुआ था 1642, 1727 को इनका डेथ हो गया। ये सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे रिसेंट टाइम के, और रिसेंट टाइम ठीक है, हाँ अभी अभी किए हैं, 300 साल हो गए। और ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। इन्होंने बहुत सारे लॉस दिए मोशन के ऊपर, इक्वेशन भी दिए ग्रेविटी के ऊपर, फिर उनके प्रिंसिपल्स बताए, थ्योरी बताए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर बाद में उसने उन वो बुक लिखने से पहले, बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, केपलर, अरे यहाँ पर केपलर आ गया, ठीक है, केपलर हम आगे पढ़ने वाले हैं। केपलर हैड गिवन 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन। तो जो न्यूटन अंकल थे वो पूरा बुक लिखे उससे पहले ही केपलर अंकल ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख कर रखी थी, ठीक है। उनने क्या क्या डिस्क्राइब किया था, प्लानिटरी मोशन के ऊपर लिख कर रखा था। प्लैनेट्स जो है वो मूव कैसे होते हैं, वो सारे केपलर्स लॉ में थे। लेकिन जो मैथमेटिकली जो केपलर थे उन्होंने थ्योरी जो है वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं कि however the reason why planets move in the way described by Kepler's law was not known. Newton with his theory of gravity mathematically derived Kepler's law, ठीक है। अभी इससे पता चलता है कि केपलर्स लॉ न्यूटन का से पुराना है, लेकिन वो फेमस नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम क्या था, गैलीलियो का टेलीस्कोप नहीं था, ठीक है। फिर इन addition to this, Newton did groundbreaking works in several areas including light, heat, sound, and mathematics. He invented a new branch of mathematics. This is called calculus, and his wide-ranging application in physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. भाई इन्हें टेलीस्कोप भी बना डाली, ठीक है। तो इन्हें बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, बहुत सारे ब्रेकिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्क किए थे, लाइट में, हीट में, साउंड में, मैथमेटिक्स, सब इसके सभी फील्ड में उन्होंने काम किया था। और उन्हें एक अलग ब्रांच की मैथमेटिक्स को इन्वेंट कर लिया था जिसे कैलकुलस कहते हैं। वो आपको नहीं है 10th स्टैंडर्ड, बल्कि 12th या उसके आगे के स्टडीज़ में शायद से कैलकुलस रहेगा, ठीक है। और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था। इस साल के लिए तो ये हमारे MCQ में नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा कट है, तो आगे कुछ नहीं है। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।